हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस अमेजिंग चैप्टर। तो इसमें हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। जैसे आपको पता ही है, हमारे देश में कई सारी ट्रेडिशंस हैं, कई सारी लैंग्वेजेस हैं और सारे लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा भिन्न हैं, काफ़ी रिलीजियंस हैं। तो वही सब हम इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब आप अपने क्लासरूम के आसपास देखिए, क्या आपका कोई दोस्त है या कोई भी है आपका क्लासमेट जो एकदम एग्जैक्टली आपकी तरह दिखता हो? नो। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि मतलब सारे लोग एक दूसरे से किस तरीके से अलग होते हैं। वो काफ़ी वेज में अलग होते हैं, सिर्फ शक्ल में ही नहीं, वो एकदम बिलोंग करते हैं किसी और रीजन से, किसी कल्चर से, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग होता है और काफ़ी वेज में वो अलग होते हैं। और यही वेज, यही भिन्नता, यही डाइवर्सिटी जो हमारा इंडिया है, हमारी जो लाइफ है, उसको फ़न यानी इंटरटेन करती है, मतलब काफ़ी फ़न बनाती है। तो ये जो सारे डिफरेंट पीपल हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के हैं, उनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं और वो काफ़ी अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो ये कल्चर ही इंडिया को इंटरेस्टिंग बनाता है और डाइवर्स को भी। तो चलिए हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें लाती है और इंडिया ऐसा कैसे है, और सब हम इसमें पढ़ेंगे। कितने पार्ट हैं डाइवर्सिटी के। डाइवर्सिटी भी एकता में, कहते हैं ना, एकता में अनेकता, तो वो चीज़ भी। और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दी गई हैं। ये तीनों पिक्चर्स आपके एज के स्टूडेंट्स ने ही बनाई हैं और देखिए इनमें कितना डिफरेंस है। हर किसी का ड्राइंग करने का स्टाइल अलग है, क्योंकि हर किसी की थिंकिंग भी अलग अलग ही होती है। उस हिसाब से देखिए, इसने मुंह इतना बड़ा बनाया है, किसी ने इस तरीके की ड्राइंग की है, किसी ने इस तरीके का पेंटिंग की है, मतलब हर किसी की ड्राइंग अलग है। तो ह्यूमन फिगर, यानी जैसे यहाँ पर एक एम्प्टी बॉक्स आपको दे रखा है, इसमें आप अपनी ड्राइंग भी बना सकते हैं। तो आपकी जो ड्राइंग होगी वो भी एकदम डिफरेंट होगी अदर 3 से जो हमने अभी देखे। आपको पता ही होगा कि हम लोग एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं, और ये इसलिए है क्योंकि मतलब ये सब काफ़ी रिलीजियंस और काफ़ी कुछ में अंतर होता है, और इसी से हमारी जो स्टाइल है ड्राइंग करने की वो भी यूनिक हो जाती है, हर किसी की अलग अलग हो जाती है। हम एक दूसरे की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, और लैंग्वेजेस में भी हमारा फ़र्क होता है, कल्चर बैकग्राउंड में भी, रिलीजन्स में भी, और यही सब इसलिए हमारे वे ऑफ ड्रॉ यानी ड्राइंग करने का तरीका भी बदल देता है। तो यहाँ पर आपसे कुछ एक्टिविटी, आपकी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, इनको आप भर सकते हैं। जैसे आप बाहर जाने पर क्या पसंद करते हैं पहनना, और घर पे आप कौन सी भाषा बोलते हैं, फेवरेट स्पोर्ट क्या है आपका, आपको कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है, ये सब आप यहाँ भर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, आपको अपने टीचर से, ये सारे बच्चे भरेंगे, तो आपको अपने टीचर से ही पूछना है कि कितने लोगों ने सिमिलर भरा है, यानी कितने लोगों की जो लिखा था बच्चों ने वो कितने लोगों का सेम आंसर था। तो आप पाएंगे कि किसी का भी सेम आंसर नहीं होगा। आई थिंक 1 2 या 3 4 लोगों ने सही आपकी तरह ही लिखा होगा। हर किसी का जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा। किसी को कोई सी बुक पसंद होगी, किसी का दूसरा स्पोर्ट होगा, कोई कुछ और टाइप के कपड़े पहनता होगा, कोई कुछ अलग खाता होगा। तो सिमिलर आंसर्स नहीं होंगे, डिफरेंट आंसर्स होंगे। अच्छा, किसी को रीडिंग करना पसंद होता है, किसी को डिफरेंट काइंड की बुक पढ़ना पसंद होता है, किसी को बुक पढ़ना पसंद ही नहीं होता है। लैंग्वेज डिफरेंट होती हैं, और ऐसे ही आपकी जो पूरी क्लास है ना, सारे आपके क्लासमेट भी अलग अलग ही होंगे। तो अब आपने पढ़ा, रिकॉग्नाइज़ किया काफ़ी सारे वेज जिनमें हमें पता चला कि हम लोग एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं। तो अब हम अदर वेज पढ़ते हैं इन्हें जानने के लिए। जैसे देखिए, मेकिंग फ्रेंड्स यानी दोस्त बनाना, इसके लिए हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। तो देखिए, दोस्त बनाना, डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? कोई हो जो आपसे एकदम अलग हो, उसका रिलीजियन अलग हो, उसका बैकग्राउंड अलग हो, काफ़ी अलग हो, और उससे दोस्त बनाना क्या ईजी होता है? आई थिंक नॉट। तो इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं और इससे हम कुछ सीखते हैं, इसे पढ़कर हम समझते हैं। तो देखिए, ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जो न्यूज़पेपर बेचा करता था जनपद इलाके में, क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। मतलब काफ़ी बिजी इलाका था, इधर उधर से लोग जाते थे एक्सेट्रा, और काफ़ी ट्रैफिक हुआ करता था उस इलाके में। तो हर रोज़ जब वो जाता था साइकिल से, तो मतलब हर रोज़ जब वो न्यूज़पेपर बेचता था, तो वहाँ साइकिल से एक लड़का आता था जो कि उससे न्यूज़पेपर लिया करता था। और ये जो बेचने वाला लड़का था ना न्यूज़पेपर, वो हमेशा साइकिल वाले लड़के को इंग्लिश का ही न्यूज़पेपर दिया करता था। तो एक दिन दोनों वापस से मिले, और फिर लड़के ने बोला कि ये लीजिए आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो उसने मना कर दिया और बोला कि आज मुझे इंग्लिश नहीं, हिंदी न्यूज़पेपर दो। तो जो बेचने वाला लड़का है वो एकदम हैरान हो जाता है, वो
बोलता है आपको हिंदी आती है? तो वो बोलते हैं यस मुझे हिंदी आती है ऑफ कोर्स। तो वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, कि तुमने मुझे ऐसे क्यों पूछा कि मुझे हिंदी आती है, और एकदम ऐसे हैरान क्यों हुए ऐसे सुनकर। तो वो लड़का बोलता है थोड़ी देर रुक कर कि आप तो अंग्रेज जैसे लगते हैं, मुझे नहीं लगता था कि आप इवन रीड कर सकते हैं हिंदी को। तो फिर जो ये लड़का था वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं पढ़ सकता हूँ, थोड़ा इम्पेशेंट होकर बोलता है और थोड़ा गुस्से वाली टोन होती है उसकी। वो बोलता है मैं स्पीक कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ हिंदी को, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, हिंदी मेरे स्कूल की एक सब्जेक्ट है। तो अब जो बेचने वाला लड़का होता है न्यूज़पेपर्स, वो बोलता है सब्जेक्ट क्या होता है? तो वो सोचने लग जाता है मैं इसको कैसे समझाऊं सब्जेक्ट क्या होता है, ये कभी स्कूल नहीं गया होगा शायद या कुछ ऐसा। तो वो सोचने ही लगता है और बताने ही जा रहा होता है, तभी ट्रैफिक आ जाता है और लोग इधर से उधर जाने लग जाते हैं और उसके जाने का भी समय हो जाता है। तो जो साइकिल वाला लड़का है वो चला जाता है और फिर अगले दिन उनकी दोबारा से मुलाकात होती है हमेशा की तरह। नेक्स्ट दिन न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का स्माइल कर रहा होता है और हिंदी का न्यूज़पेपर निकाल कर बोलता है साइकिल वाले लड़के से कि भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, यानी जो इंग्लिश का शब्द उसने बोला सब्जेक्ट जो न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के ने इंग्लिश का वर्ड बोला था वो थोड़ा अजीब लग रहा था उसकी जीभ पर। क्योंकि क्या होता है जिन लोगों ने कम इंग्लिश बोली होती है ना, उनके मतलब साउंड थोड़ा अलग सा आता है, लाइक सब्जेक्ट को अलग तरीके से उसने बोला, जैसे कुछ लोग इंग्लिश को इंग्लिश बोलते हैं, इस तरीके से उसका थोड़ा वर्ड आया। तो बताया उस साइकिल वाले लड़के ने कि ये ऐसी चीज़ है जिसे हम पढ़ते हैं। और तभी रेड लाइट हो गई और उसके जाने का फिर से समय हो गया। जाते जाते उसने पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो फिर जो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का होता है वो एकदम प्राउडली यानी एकदम गर्व के साथ कहता है नेवर, यानी कभी नहीं गया मैं स्कूल, मैं इधर ही काम करता हूँ, अभी से मैं इधर काम करने लगता हूँ, पहले मेरी मम्मी भी मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेला ही यहाँ पर अखबार बेचता हूँ। तो वो पूछता है कि अब तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो वो बताता है कि मेरी मम्मी अभी मीरठ में रहती हैं। और आगे जब वो बोलने ही वाला था तभी ट्रैफिक का साउंड आ गया और वो साइकिल वाले लड़के को जाना ही पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे का वो सुन नहीं पाया। उसके बाद नेक्स्ट डे वो लोग फिर मिलते हैं और फिर जो साइकिल वाला लड़का होता है वो कहता है मेरा नाम समीर है, और फिर दूसरे न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के का नाम पूछता है। तो वो बोलता है मेरा नाम भी समीर है। तो दोनों की आंखें चमकने लग जाती हैं, दोनों का नाम समीर होता है। तो वो बताता है, जो साइकिल वाला लड़का होता है वो कहता है ये हनुमान जी के जो फादर थे ना, पवन पुत्र मतलब हनुमान जी के फादर थे, हाँ हनुमान्स फादर, यानी हनुमान जी के फादर का ये दूसरा नाम है। वैसे तो उनके कई सारे नाम होते हैं, उन्हीं में से एक समीर है। तो सो नाउ यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2। फिर वो दोनों आपस में नाम रख लेते हैं कि तुम समीर 1 हो, मैं समीर 2 हूँ। तो जो समीर 1 था वो था न्यूज़पेपर वाला और समीर 2 था अखबार बेचने वाला। ठीक है, और फिर वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। ठीक है, और फिर वो चले जाता है समीर नंबर 1। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट डे एज यूजुअल वो मिलते हैं और इस बार क्या था कि जो समीर 2 था उसके चेहरे पर स्माइल नहीं थी, यानी जो अखबार बेचने वाला लड़का था समीर, उसके चेहरे पर इस बार स्माइल नहीं थी हमेशा की तरह। ऐसा लग रहा था कि वो किसी परेशानी में है। तो फिर उसने बताया कि मैनी पीपल बीइंग किल्ड देयर इन द रियोट्स। हाँ, रियोट्स का मतलब होता है जो दंगे फसाद होते हैं ना, ठीक है, उनको हम रियोट्स कहते हैं। तो वो बताता है कि मेरे जो मेरठ है ना, जहाँ पर मेरी मम्मी रहती है, वहाँ पर काफ़ी लोग मरे हैं, काफ़ी लोगों को मारा गया है और बहुत दंगे हो रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी लोग मर भी रहे हैं। आई लुक एट द हेडलाइंस, यानी मैंने न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है उधर पढ़ा, और वो कौन से दंगे? कम्युनल रियोट्स, यानी जो रिलीजियन होते हैं, यानी धर्म को लेकर दंगे, जाति वगैरह को लेकर। बट समीर आई एम अ मुस्लिम, समीर ही सेड इन आंसर। तो फिर वो बोलता है, न्यूज़पेपर लेने वाला लड़का जो साइकिल पर चलकर आता था वो बोलता है लेकिन समीर, और जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है तो वो वापस में जो अखबार बेचने वाला समीर होता है वो कहता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सारे लोग मीरठ में ही रहते हैं। और फिर उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं ऐसा कहकर। उसके बाद हमेशा जो मुस्लिम समीर था अखबार बेचने वाला, वो कभी भी उसे रोड पर नहीं मिला, ना ही वो इधर उधर जाता था। नो न्यूज़पेपर, इंग्लिश में भी नहीं, हिंदी में भी नहीं, और पता नहीं वो समीर 2 कहाँ पर गायब हो गया था। तो ये हमने पढ़ा, यही होता है डाइवर्सिटी, यही होते हैं मतलब थोड़े बहुत
रिलीजियस जो होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, हाँ, नेम 3 वेज इन विच समीर, हाँ अब आपको बताना है समीर 2 और समीर 1 अलग कैसे थे। देखिए समीर 1 जो था वो इंग्लिश बोलता था, समीर 2 जो अखबार बेचने वाला था वो हिंदी बोलता था। और बोथ जो थे, दोनों ही जो थे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बात कर पाते थे किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि समीर 1 को थोड़ी बहुत हिंदी भी आया करती थी। समीर 1 और समीर 2 डिफरेंट रिलीजियस से थे, यानी डिफरेंट उनका कल्चर बैकग्राउंड था। एक मोमडन था, एक मुसलमान था, तो एक हिंदू था। समीर 1 इज़ अ हिंदू, समीर 2 इज़ अ मुस्लिम। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो इसी को हम, इन्हीं चीज़ों को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। अलग अलग जो भिन्नता होती हैं हम लोगों में, वो ही होती हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। Okay. In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other. तो समीर 1 और समीर 2 इन चीज़ों के अलावा एक दूसरे से और भी तरीक़ों से अलग थे। फॉर एग्जाम्पल, समीर 1 स्कूल जाया करता था और समीर 2 स्कूल नहीं पढ़ा था, वो सिर्फ न्यूज़पेपर बेचा करता था। समीर 2 के पास स्कूल जाने के लिए कोई पैसे नहीं थे, इसलिए वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाता था। और शायद आपने ऐसी चीज़ देखी भी होंगी, कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, वो खा भी नहीं सकते, पहन भी नहीं सकते, और वो स्कूल भी नहीं जा सकते। और इवन कुछ लोगों के पास तो घर रहने के लिए भी नहीं होते हैं। इस डिफरेंस को हम डाइवर्सिटी नहीं बोलते, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है? देखिए, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, यानी किसी के पास वो चीज़ हो, किसी के पास ना हो, ये तो हो गई इनक्वालिटी। इनक्वालिटी अलग चीज़ होती है और डिफरेंस यानी डाइवर्सिटी अलग चीज़ होती है। इनक्वालिटी यानी अमीर गरीब का हो जाता है, और जो वो हो जाती है डाइवर्सिटी यानी डिफरेंस। डिफरेंस में क्या आता है कि किसी के पास अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। लाइक कपड़े तो सबके पास हैं, लेकिन उसके पास अलग टाइप के हैं, उसके पास अलग टाइप के हैं। चीज़ें वही हैं, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से वो काम करते हैं, अलग अलग टाइप की हैं। कोई मुसलमान है तो कोई हिंदू है, ये हो जाता है डिफरेंस हमारे अंदर। लेकिन इनइक्वालिटी का मतलब हो जाता है कोई अमीर या गरीब में से किसी को हम बोलें तो वो हो जाती है इनइक्वालिटी। तो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी की नहीं कर रहे। इनइक्वालिटी तब आती है जब किसी के पास रिसोर्सेज होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है, और किसी के पास नहीं होती। तो ये जो कास्ट सिस्टम है ना, जातियों का जो सिस्टम है, ये अनदर एग्जांपल है इनइक्वालिटी का। तो जो सोसाइटी है हमारी, वो डिफरेंट ग्रुप्स में है। कोई काम करता है, कोई अलग चीज़ों में काम करता है, कोई नाली वगैरह साफ़ करता है, तो वो अलग ग्रुप हो जाता है ना। तो उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता है। अगर आपका जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, वो पॉटर हो, यानी जो घड़े वड़े बनाते हैं वो हो, कुम्हार हो, तो फिर वो क्या उम्मीद करेंगे आपसे कि आप भी पॉटर ही बनो उन्हीं की तरह, नथिंग एल्स। तो जो समाज है वो यही सोचता है कि अगर आपके पापा ये हैं तो आप यही काम करोगे। ये सोचा जाता था, लेकिन अभी ये सब बदलने लगा है, काफ़ी कुछ बदल भी चुका है, बस तक कुछ भी ज़्यादा नहीं बचा है। तो आपको ऐसा सोचा जाता था कि आप अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकते, आपके पापा कुम्हार हैं तो आपको वही बनना है, और ये ऐसा बोला जाता था। दिस क्रिएटेड सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये तो हो जाती है इनइक्वालिटी, यानी कोई गरीब है तो उसे वही काम करना है, और जो अमीर है वो ऐसे ही रहेगा, ये तो इनइक्वालिटी हो जाती है। तो आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे जब फॉलोइंग चैप्टर जो आके आपके चैप्टर आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम डाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो डाइवर्सिटी हमारे जीवन में क्या क्या जोड़ती है? तो जैसे आपको पता है समीर 1 था और समीर 2 था, वो दोनों दोस्त बन गए थे, लेकिन वो दोस्त थे काफ़ी अलग अलग। आपने देखा होगा काफ़ी तरीके के हम खाने खाते हैं घर में, काफ़ी त्यौहार बनाते हैं, और काफ़ी अलग अलग तरीके के हम कपड़े तक पहनते हैं। तो हमारी लैंग्वेजेस भी काफ़ी ज़्यादा अलग ही होती हैं। तो इस तरीके से देखिए, यही होती है हमारी डाइवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, You probably like hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. तो मतलब आपको क्या पढ़ना पसंद है? आपको स्टोरीज पढ़नी पसंद होंगी, सुननी पसंद होंगी, एडवेंचरस स्टोरीज, एनिमल्स की, पीपल की, लोगों की, और इवन घोस्ट यानी भूतों की भी आपको कहानियाँ पढ़नी पसंद होंगी। और आप इन्जॉय भी करते होंगे खुद से कहानियाँ लिखने से, मतलब आपको मज़ा आता होगा खुद कहानियाँ लिखने में। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो खुद कहानियाँ लिखते हैं, वो अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, काफ़ी सारे आइडियाज़ लेकर वो काफ़ी सारी कहानियाँ सबसे पहले सोचते हैं। जैसे देखिए, जो राइटर होते हैं वो कहानी लिखते हैं, लेकिन वो आइडिया कहाँ से लेते हैं कहानी लिखने का? वो
कहाँ से लेते हैं? पहले तो वो बुक पढ़ते हैं पुरानी, पिछली वाली, मतलब जो बुक्स अभी तक छपी हैं उनको पढ़ेंगे फिर, और फिर रियल लाइफ से कुछ आइडिया लेते हैं, कुछ अपने इमेजिनेशन का कर लिखते हैं, तो सारी चीज़ मिक्स कर वो कहानी लिखते हैं। अच्छा, कुछ लोग फॉरेस्ट में रहते होंगे तो वो किस चीज़ की कहानी लिखेंगे? जानवरों वगैरह की, जानवर में फ़ाइट हो गई या फ्रेंडशिप हो गई, ऐसी वो कहानियाँ लिखेंगे। और कुछ लोग जो है वो राजा महाराजाओं के पास रहते हैं तो वो राजा महाराजाओं की कहानी लिखेंगे, उनके संस्कार और उनके प्यार वगैरह की वो लोग कहानी लिखेंगे कि वो कैसे कैसे उन्होंने जंग लड़ी एक्सेट्रा। और कुछ जो है अपने बचपन की यादें सोचकर कहानी लिखते हैं, अपने दोस्तों की कहानी लिखते हैं, एडवेंचर की कहानी लिखते हैं। अब आप सोचिए कि सारे जो कहानी लिखने वाले या सुनाने वाले हैं, अगर क्या होता कि वो एक ही जगह रहते, एक ही जगह उन्हें बोला जाता कि आप इधर ही रहो और एक ही कलर चुनो, रेड और वाइट ही कलर पहनो, इसी खाने को खाओ, आलू को ही खाओ, मतलब एक सब्जी रख देते कि आलू है आपकी सब्जी, आप इसी को खाना, और दो ही जानवर होंगे आपके पास, आप इन्हीं की देखभाल करना, और वो होंगे डियर और कैट, ये दो आपके जानवर हो गए, इन्हीं का आपको ध्यान रखना है, और एक दूसरे को सिर्फ स्नेक और लैडर, सांप सीढ़ी का ही खेल खेलना है, कुछ और नहीं करना। तो यानी एक ही चीज़ ऐसे रख देते कि आप यही कलर पहनोगे, इन्हीं जानवरों का ध्यान रखोगे, एक ही सब्जी खाओगे, एक ही चीज़ करोगे। तो आपको क्या लगता है, क्या लिखते राइटर्स? कुछ अलग लिखते? नहीं, ऐसी लाइफ, ऐसे ही मतलब जो कहानी वो लिखते वो बहुत बोरिंग हो जाती, क्योंकि सारे एक ही जगह पर वो रखे गए और एक ही वो चीज़ करते, तो उन्हें एक ही आइडिया आता और वो ज़्यादा डिफरेंट और अच्छी कहानियाँ नहीं लिख पाते। इमेजिन कीजिए, अगर आप कोई राइटर हैं या आर्टिस्ट हैं जो कि एक ऐसे प्लेस पे रहते हैं जो कि ऊपर मैंने आपको बताई कि एक ही जगह पर रहते हैं, अगर आप कोई कहानी लिखें या ड्रॉ करें तो आप सोचेंगे कि मतलब आपको मज़ा भी नहीं आएगा ऐसी चीज़ पढ़ने में या रहने में ऐसी चीज़ों में, ठीक है। तो मतलब यही है डाइवर्सिटी, सब अलग अलग जगह रहते हैं तो इसलिए उनके मन में अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग सोच से वो अपनी कहानियाँ लिखते हैं। अगर एक ही जगह रहते तो ज़्यादा हमारी जो डाइवर्सिटी है वो नहीं होती, ज़्यादा चेंज या कुछ अच्छा नहीं लिख पाते वो। अब इंडिया, डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी तरीके की हैं, उनकी हम बात करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, जैसे आपको पता ही है, हम डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे खाने के तरीके अलग अलग होते हैं, काफ़ी तरह के हम खाने खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग रिलीजियंस हैं हम की। बट एक्चुअली आपको पता है, अगर हम बहुत सोचें इसके बारे में तो हम काफ़ी चीज़ ऐसे करते हैं जो एक जैसी हैं, मतलब सिमिलर हैं, एक जैसी चीज़ है, लेकिन बस काम करने का तरीका अलग है हमारा। जैसे हम लिखते हैं, कोई चीज़ हम लिखें तो किसी की राइटिंग अलग होगी, लिखते हैं एक ही चीज़ें लेकिन कोई अलग राइटिंग में लिखता है। अब उर्दू लेफ्ट साइड, उर्दू अगर जो लोग लिखते हैं वो अलग राइटिंग में लिखते हैं, और कुछ लोग पंजाबी लिखते हैं तो वो अलग होती है, लिखते सेम ही चीज़ है लेकिन सबकी राइटिंग के तरीके, राइटिंग लिखना सबको अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे 200 साल पहले की या उससे भी पहले की, जब ट्रेन नहीं थे, एरोप्लेन नहीं थे, ना ही बस थी, ना ही कार थी, और पीपल जो थे इधर से उधर या तो पैदल जाते थे या शिप्स में जाते थे या घोड़ों पर जाते थे या फिर ऊँटों पर चढ़कर जाया करते थे। मोस्टली तो पहले पैदल ही चला करते थे कोसों कोसों मील दूर तक। तो देखिए यहाँ बीच में एक छोटी सी एक्टिविटी आ गई है, हाँ, तो ये मैं आपको एक्टिविटी बता देती हूँ, वैसे तो करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए, डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, यानी जो लोग हैं वो किस भगवान को मानते हैं, कैसे कैसे वो प्रे यानी पूजा वगैरह करते हैं। तो कुछ लोग तो गाना गाकर करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये सब आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद शादियाँ भी अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे कुछ लोग कोर्ट में शादी करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल जैसे शादियाँ होती हैं वैसे करते हैं। तो शादी करने के लिए भी काफ़ी तरीके अलग अलग होते हैं, ये आप इधर लिख सकते हैं। और ड्रेस यानी जो लोग पहनते हैं उनका तरीका भी अलग अलग होता है। मणिपुर में जो वोमेन होती हैं वो फनेक पहनती हैं और सूट पहनती हैं, और कई लोग साड़ी पहनते हैं, तो ये सब आप इधर लिख सकते हैं। और डिफरेंट वेज एंड पीपल ग्रीट ईच अदर, तो कैसे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे झारखंड में जोहर कहकर मिलते हैं, जो मुसलमान लोग होते हैं वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, है ना, और हिंदू में नमस्ते कहते हैं, तो ये आप इधर लिख सकते हैं। और जो डिफरेंट वेज पीपल कुक राइस, यानी राइस बनाने में भी लोगों की अलग अलग कलाएं होती हैं। कुछ लोग बिरयानी खाते हैं, कुछ लोग मीट वेजिटेबल खाते हैं, कुछ लोग तो टमाटर प्याज डालकर राइस बना लेते हैं, और अलग अलग वेज होते हैं बनाने के लिए भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटीज़ को आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए,
आगे हम चैप्टर को पढ़ते हैं। हम थे कि हम 200 साल पहले या उससे भी पहले की बात कर रहे थे। तो तब लोग पैदल या फिर घोड़ों वगैरह पे चढ़कर ही जाया करते थे इधर से उधर, किस चीज़ के लिए, नए नए जगह को खोजने के लिए, कहीं उन्हें रहना है उस चीज़ के लिए, व्यापार करने के लिए। और उन्हें काफ़ी लंबा समय लगता था ट्रैवल करने के लिए। तो एक बार जैसे वो कहीं पहुँच जाएँ, जैसे वो व्यापार करने निकले और एक जगह वो पहुँच जाएँ, तो उधर ही लंबे समय तक रहने लग जाते थे। काफ़ी लोग पता है क्यों निकलते थे एक जगह से दूसरी जगह? क्योंकि उनका घर टूट जाता था, या वहाँ बाढ़ आ जाती थी, या सूखा पड़ जाता था, कुछ लोगों को खाने के लिए उस जगह नहीं मिलता था, कुछ लोग काम के लिए इधर उधर निकलते थे, ठीक है, और कुछ लोग निकलते थे क्योंकि लड़ाई वगैरह हो जाती थी जहाँ पर वो रहते होंगे पहले। तो इसलिए लोग इधर उधर खोज करने निकल जाया करते थे पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में। तो जैसे वो लोग नए घर बनाने लगे नई नई जगहों पर, और जब वो लोग अलग अलग खाना खाने लगे, मतलब अलग अलग नहीं एक्चुअली में, जैसे हम इधर रहते हैं फिर हम कहीं और चले जाएं, हम ढूंढते ढूंढते कहीं और चले जाएं और नई जगह पर अपना घर बसा लें, तो वहाँ पर हम नए लोगों से मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे जो लैंग्वेज है, खाने का तरीका उधर अलग अलग होगा जहाँ पर हम जाएंगे। तो हमारा म्यूज़िक, रिलीजन, ये सब मिक्स हो जाता है। अब हम वहाँ पर गए, वहाँ पर मुसलमान लोग हमें मिल गए, तो हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, तो ऐसे वो रिलीजन मिक्स हो गया। ओल्ड न्यू रिलीजन ऐसे मिक्स होते रहते थे, कल्चर्स मिक्स होते रहते थे, न्यू एंड डिफरेंट। और इस तरीके से जो हमारी हिस्ट्री है वो काफ़ी प्लेसेस हमें बताती है। डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। यानी ऐसे ही मिक्स होते गए, हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो वहाँ पर अलग टाइप के हमें लोग मिले, तो हम उन्हीं के अंदर मिलजुल गए, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा डाइवर्स है वो यूनिक हिस्ट्री से ऐसे ही बढ़ते गया। तो जो डाइवर्सिटी होती है वो भी लोगों से ही आती है, जिस तरीके से वो रहते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सी यानी नदियों के पास रहता है, वो अलग तरीके से रहता होगा। जैसे कोई नदियों के पास रहता है तो उसका घर कुछ अलग होता होगा, और जो माउंटेन्स एरिया में रहते हैं, पहाड़ों के इलाके में रहते हैं, उनका घर अलग तरीके से बनता होगा, उनको अलग आदत होगी। तो ये भी हमारे अंदर भिन्नता होती है, जिस जगह पर हम रहते हैं उस तरीके से ही हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। और ये सिर्फ पीपल ही नहीं, पीपल के खाने की आदत, पहनने की आदत, और जिस तरीके से वो वर्क करते हैं उसके उसके आधार पर भी हमारे अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। अब तो शहरों में ये सब नहीं रहा, मतलब शहरों में तो सारे एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, एक जैसे ही खाना खाते हैं। क्यों क्या होता है ना, शहरों में ना कोई अपनी फसल नहीं उगाता। शहरों में मार्केट में जाते हैं, गेहूँ अनाज जो मिलता है, सब्जियाँ वगैरह वो ले आते हैं घर पे और बस खा लेते हैं उनको। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर हम जो मार्केट में मिलेगा हम वही लाएंगे। तो सारे लोग अलग अलग नहीं होते ज़्यादातर शहरों में, और एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं शहरों में। लेकिन अगर आप गांव में देखें या वैसे थोड़े एरियाज़ में देखें तो वहाँ पर काफ़ी भिन्नताएं, काफ़ी अलग अलग टाइप की आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी। वैसे शहरों में भी ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिटी उतनी नहीं है, शहरों में भी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। कुछ लोग अलग, मतलब होता है डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट। हाँ, अब हम इस एग्जाम्पल को दो चीज़ों के से समझेंगे। ये जो एग्जाम्पल है उसको हम केरला और लद्दाख का एग्जाम्पल लेते हैं। केरला क्या है, सबसे नीचे है, और लद्दाख क्या है, जम्मू एंड कश्मीर इलाके में है ना, लद्दाख डेजर्ट है। तो देखिए, ये रही लद्दाख। लद्दाख में ऐसे ऐसे सूखे सूखे पहाड़ बने हुए हैं, और ठंडियों का इलाका है, यहाँ पर बहुत ठंडा पड़ता है, ठीक है। गर्मी वाले डिजर्ट नहीं है ये, ठंडा वाला रेगिस्तान है लद्दाख, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर साइड में है, इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर, यानी यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत कम उगते हैं, क्योंकि ठंडियों की वजह से बर्फ़ ही पड़ती रहती है हर बार। और यहाँ पर काफ़ी फ्यू ट्रीज़ हैं, और पानी पीने के लिए भी लोग तरसते हैं कि जब स्नो मेल्ट होगी तब हम पानी पिएंगे, और काफ़ी महीनों तक लोगों को पानी की भी कमी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं, गोट्स पालते हैं, शीप पालते हैं। और इस रीजन में गॉड्स जो होती हैं वो पश्मीना वूल निकालती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, गॉड्स का जो वूल होता है, जो बकरियाँ होती हैं उनका जो वूल होता है उसको काट दिया जाता है, और उसी को हम पश्मीना वूल कहते हैं। यही लोग बनाते हैं वो वूल, ठीक है। और ये वूल काफ़ी महंगा होता है, और इसी से हम पश्मीना शॉल्स बनाते हैं, जो कि काफ़ी सारे पैसों से बनती है, मतलब काफ़ी महंगी चीज़ होती है पश्मीना की वूल। तो पीपल जो होते हैं लद्दाख के, वो काफ़ी केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक गॉड से बाल निकालते हैं, वूल निकालते हैं, और उसे बेच डालते हैं, और इस तरीके से उनका व्यापार चलता है। पश्मीना की शॉल्स भी इधर से ही बनाए जाते हैं। अब पीपल यहाँ पर क्या क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मिल्क
पीते हैं, चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं। हर फैमिली के पास गॉट, काऊ और याक तो होती ही है। डिज़र्ट में रहने वाला आदमी जो होता है वो व्यापार ही करता है ज़्यादातर। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैज़ मैनी पासेस थ्रू विच कारवांस ट्रैवल टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड टिबेट। यानी यहाँ पर व्यापार ही करते हैं वूल निकाल कर, और यहाँ पर काफ़ी पासेस भी पड़ते हैं और ये टिबेट के थोड़ा सा नज़दीक ही पड़ता है। तो यहाँ पर स्पाइसेस मसाले भी बनते हैं और सिल्क, कारपेट, ये सब लद्दाख से ही ज़्यादातर आते हैं, महंगे महंगे। तो यहाँ पर जो है बुद्धिज्म यहाँ पर पहुँची थी। टिबेट यानी चाइना वगैरह से जो बुद्धिज्म की वो धर्म था ना, वो इधर पहुँचा था लद्दाख में सबसे पहले। तो लद्दाख को हम लिटिल टिबेट भी कहते हैं इस वजह से। और इस्लाम, फिर यहाँ पर इस्लाम की जो धर्म है वो भी आ गया, और इस तरीके से यहाँ पर 400 साल पहले ये सब हुआ, और मुस्लिम जो जाति होती है, मुस्लिम का जो धर्म होता है वो ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया। लद्दाख काफ़ी रिच है ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स में, यानी यहाँ पर ओरल ट्रेडिशन ज़्यादा होता है। ओरल ट्रेडिशन में ये रिच है, यानी ओरल ट्रेडिशन यानी मुंह से गाया हुआ गाने वगैरह ये लोग ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, मतलब गाने वगैरह जो होते हैं ना, लोकगीत वगैरह, वो यहीं पर ज़्यादा गाए जाते हैं। और यहाँ जो है मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब आप जम्मू कश्मीर को ही देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो इसलिए लोकल वर्जन ऑफ द टिबेटन नेशनल एपिक द केसर सागर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। तो यहाँ पर मुस्लिम और बुद्धिस्ट ये दोनों ही जातियाँ होती हैं, और ये दोनों ही जो धर्म है, जैसे हमारे यहाँ जो है इंडिया में अगर हम देखा जाए तो होता है हमारा महाभारत और रामायण। इसी तरीके से जो वहाँ पर गाया जाता है ना एपिक यानी महाकथा जो जैसे टाइप का, वो है केसर सागर। ठीक है, तो केसर सागर वहाँ पर गाया जाता है, दोनों ही गाते हैं मुस्लिम और बुद्धिस्ट। तो ये हो गई हमारी लद्दाख की बात। अब हम बात करते हैं केरला की। केरला जो है साउथ वेस्ट में है इंडिया की, यानी सबसे नीचे आप पाएंगे इसको साउथ की तरफ। इट इज़ सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। तो यहाँ पर आप नदियाँ भी पाएंगे और हिल्स भी पाएंगे। एक तरफ नदियाँ हैं, एक तरफ हिल्स है, समुद्र वगैरह भी हैं और पहाड़ भी हैं। और यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा स्पाइसेस यानी मसाले बनाए जाते हैं, जैसे पेपर हो गया, क्लॉव्स, कैराडामॉन्स, ये सब मतलब मसाले ज़्यादातर बनाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तो इस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, ये काफ़ी यहाँ पर ऐसा है कि काफ़ी सारे व्यापारी वगैरह यहाँ पर आते हैं, और जूइश और अरब ट्रेडर्स यहाँ पर सबसे पहले आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट एस.टी. थॉमस इज़ बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। यानी ये जो है ना, यहाँ पर क्रिश्चियन जाति सबसे पहले आई थी, क्रिश्चियन, और यहाँ पर बहुत पुराने क्रिश्चियंस आए थे, 2000 साल पहले की लगभग बात होगी, और उन्होंने ही क्रिश्चियन जो है, ये क्रिश्चियन वाली जो धर्म होता है उसको भारत में उन लोगों ने ही लाया था। काफ़ी अरब के व्यापारी भी इधर आते थे और इधर बस जाते थे। इब्न बतूता आपने सुना होगा ना, ये नामक व्यक्ति भी इधर घूमे थे कुछ समय तक, और फिर उन्होंने 700 साल पहले लगभग लिखा भी था एक ट्रैवल लॉग का मतलब होता है ट्रैवल। जब वो उन्होंने वहाँ पर केरला में किया तो उन्होंने लिखा था, उन्होंने बताया था अपनी बुक में कि कैसे मुस्लिम भी जो जाति होती है, मुस्लिम वाला जो धर्म होता है, वो भी काफ़ी रिस्पेक्टेड कम्युनिटी होती है। ठीक है, The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here। और यहाँ पर पोर्टुगीज़ लोग भी आए थे, उन्होंने सी ढूंढी थी, और फिर आपको पता होगा वास्को डामा ने फिर अपना शिप वास्को डामा इधर लाए थे और उन्होंने भारत की खोज की थी। यूरोप के लोगों को भी पता चल गया था भारत का, तो ये सब हुआ था यहाँ पर। पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियन। जो केरला के लोग हैं उधर भी काफ़ी सारे धर्म हैं, जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये सारे इधर हैं धर्म। द फिशिंग नेट्स यूज हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स आर कॉल्ड चीना वाला। यानी जो चाइनीज़ के यहाँ पर ना फिशिंग हुई जाती है, फिशिंग ज़्यादा होती है, तो फिशिंग के जो जाल होते हैं ना मछली पकड़ने के लिए, वो एकदम चाइनीज़ जाल होते हैं जो चीन में पाए जाते हैं, तो इसे यहाँ पर इन जालों को कहा जाता है चीना वाला। ठीक है, और इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। और यहाँ पर जो बर्तन भी होते हैं पकाने के लिए खाना वगैरह, उनको भी यहाँ चीना चट्टी कहा जाता है। और ये माना जाता है कि जो चीन है वही यहाँ पर सबसे पहले आया था, और चाइना की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर चाइना की तरह ही यहाँ पर चीज़ें होती हैं।
यहाँ की जो धरती होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, क्लाइमेट जो होता है वो काफ़ी गर्मी वाला भी होता है, और यहाँ पर राइस उगाए जाते हैं और ज़्यादातर यहाँ के लोग राइस, फिश और वेजिटेबल ही खाते हैं। यहाँ पर बोटिंग सबसे ज़्यादा होती है, आपने ओणम फेस्टिवल सुना होगा, वहाँ पर बोटिंग की जाती है बहुत ज़्यादा। देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर जो बोटिंग कर रहे हैं, एक साथ कॉम्पिटिशन होता है। तो केरला और लद्दाख, आपने पढ़े केरला और लद्दाख एक दूसरे से एकदम डिफरेंट हैं जियोग्राफिकल फीचर्स में, मतलब काफ़ी डिफरेंट है। हिस्ट्री दोनों की मिलती जुलती है, वहाँ पर हिस्ट्री जो है वो भी मिलती जुलती है। जो रीजन्स हैं वो भी चाइनीज़, अरब ट्रेडर्स दोनों ही जगह पर घूमे हैं, लेकिन जो अभी की कंडीशन है लद्दाख और केरला की वो एकदम अलग है। भले ही अगर हम पुराने की बात करें कि पुराने में चाइनीज़ और अरब व्यापारी दोनों जगह ही घूमे थे, लेकिन फिर भी अभी भी केरला और लद्दाख एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं, तो लद्दाख में वूल फेमस है। ठीक है, हिस्ट्री और जियोग्राफी थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा कल्चर्स के बारे में, कितना अलग अलग होता है, और प्रेजेंट लाइफ के बारे में। ठीक है, तो स्लोली बिकम पार्ट ऑफ अ न्यू प्लेस आर वे इन सिमिलरली इन अवर आउन नेबर्स। अगर हम अपने आस पड़ोस की ही बात करें तो आस पड़ोस में आपके जो पड़ोसी लोग हैं वो भी तो एकदम अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्मों के होंगे। कोई पंजाबी होगा तो कोई सिख होगा, ऐसे भी होता है हमारे आस पड़ोस में ही। आप देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, तो हम एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं और इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कस्टम एंड मैनी थिंग्स आर डिफरेंट ऑन अस। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी एकता में अनेकता। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो हमेशा से ही उसकी स्ट्रेंथ मानी जाती है। यानी जब ब्रिटिश का इंडिया पे शासन हुआ था तो जो आदमी थे और वुमेन थी दोनों ही डिफरेंट कल्चर के थे। उनका कोई सिख था तो कोई सिख था, कोई पंजाबी था, कोई मुसलमान था, सारे सबके रिलीजियस अलग अलग थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिश से लड़ने के लिए सारे लोग एक साथ आए और सब ने एक साथ कदम उठाया और इंडिया को आज़ादी दिलवाई। और उन सब ने एक साथ काम किया, एक साथ वो जेल गए, एक साथ उन्होंने काफ़ी सारे तरीके ढूंढे ब्रिटिश को निकालने के लिए। तो जो धर्म है ना, जो ब्रिटिश सोचते थे कि यहाँ पर इंडिया में तो सारे लोगों का अलग अलग धर्म है तो ये लोग नहीं जीत पाएंगे हमसे, लेकिन इंडिया का यही ट्रेडिशन, इंडिया का यही जो हमारा डाइवर्सिटी है वही हमारी ताकत है। कहते हैं ना अनेकता में एकता। तो इसी तरीके से जो भारत के अलग अलग लोग थे, अलग अलग टाइप के, उन सब ने एक साथ आए और सबको, अंग्रेजों को बाहर निकाला और पीपल ने दिखा दिया कि हम लोग डिफरेंट हैं फिर भी हम सब एक साथ हैं। और उसके बाद देखिए एक पोएम दी गई है जिसे लिखा है, जिसमें जालियनवाला बाग के बारे में बताया गया है, जो कि अमृतसर में जालियनवाला बाग आपको पता ही होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों मरे थे और मसाकर का मतलब होता है लड़ाई हो जाना, जिसमें बहुत सारे लोग मरे। तो ब्रिटिश ने यहाँ पर भी काफ़ी सारी फोर्स मतलब वो किया था और यहाँ जालियनवाला बाग में भी काफ़ी सारे अटैक हुए थे, काफ़ी लोग मरे थे, और वो भी डिफरेंट डाइवर्सिटी और ट्रेडिशन के लोग थे। तो यहाँ पर सारे लोग आराम से रहा करते थे, लेकिन सारे लोग यहाँ पर ब्रिटिश लोग आए थे और उन्होंने मार दिया था इन सबको। जालियनवाला बाग में जो लोग रहते थे, मैन वोमेन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, कोई गरीब को तो कोई अमीर, सारे लोग एक साथ, फिर ब्रिटिश से सारे लोगों ने एक साथ बदला लिया था इसका। और उसी की याद में जो गाना, ये जो ऊपर लिखा है ना, ये पोएम ये बनाई गई है। ठीक है, उसी की याद में यहाँ पर ये गाना लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट पेज है। तो ये एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो इंडिया की यूनिटी है वो ऐसा नहीं है कि वो अंदर से दिखाते हैं कि हम सब एक साथ हैं, बल्कि दिल से हम सब एक साथ ही हैं। और जो हमारी जाति हैं भले ही वो अलग हों, लेकिन हमेशा जो इंडियन लोग हैं वो एक साथ ही रहेंगे और सारी चीज़ एक साथ कर एकदम अच्छी तरीके से लड़ते रहेंगे। और ये नेहरू जी ने कहा है, और हु कॉइन द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेहरू जी ने ही ये शब्द बनाया था, अनेकता में एकता सबसे पहले बोला था, एकता में अनेकता। ठीक है, टू डिस्क्राइब द कंट्री, हमारी कंट्री को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। तो अब जो इंडिया के सॉन्ग्स हैं, सिम्बल्स हैं, वो फ्रीडम से ही आए हैं। मतलब जब लड़ाई हुई थी तभी हमारा झंडा वगैरह ये सब आए थे, और यही एक तरीके से हमारे कंट्री का सोर्स है। कंट्री का मतलब जैसे हमारा जो भारत का झंडा है, सिंबल, सॉन्ग्स, ये सब फ्रीडम के दौरान ही आए थे। रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट अवर डाइवर्सिटी, और ये सारे हमारे डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। अच्छा, कि आपको इंडियन फ्लैग की कहानी पता है? ये ऐसा सिंबल होता है जिसने हमें ताकत दी ब्रिटिश को
भगाने के लिए, ब्रिटिश से बदला लेने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जो इंडिया का नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गीत है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। और अगर हम देखें तो ये भी एक तरीके से एकता दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा नेशनल एंथम को, उसमें सारी चीज़ें, पंजाब, सिंधु, महाराष्ट्र, ये सब मतलब सारी जो हैं उनका नाम लिया गया है, सारे हमारे देश का लगभग। देखिए यहाँ पर सबसे पीछे आपको पेज में दिया गया था राष्ट्रगान, यहाँ पर ये रहा। यहाँ पर देखिए, पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। यहाँ पर पंजाब की बात है, सिंधु की बात है, गुजरात की बात है, मराठा की बात है, महाराष्ट्र वाली, द्राविड़, उत्कल, बंगाल की बात है, विंध्य, हिमालय जो मध्य प्रदेश में है उनकी बात है, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो ये पूरा मतलब एक तरीके से देश के बारे में एक्सप्लेन किया है हमारे राष्ट्रगान में, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको चैप्टर, आप बता सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, काफ़ी कुछ हमने इसमें पढ़ा। तो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।